डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के 3 बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोर्ड में एज इट इज़ कई बार पूछे जाते हैं। और तीसरा ये है कि अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं तो कॉम्पिटिशन्स में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ नंबर वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है AMU, तो 2 एटम्स हैं इसके, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम का मास होता है 16 AMU। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी इसको ऐड कर लेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 2.016 प्लस ये 16 है, तो दिस विल बी 18.016। तो वाटर का मास हो जाएगा 18.016। अगर एटॉमिक मास 1 देते हैं तो फिर 1 ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं दिया है तो 1.008 होता है हाइड्रोजन का। ओके, कार्बन का जो है 14.1 लेते हैं, 0.01। और अब कार्बन अगर 12 है तो 12 लेंगे, फिर 12.01 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12.01 प्लस 32 इज इक्वल टू 44.01 AMU। ये वाटर का है ऊपर वाला, नीचे वाला कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब ऐसे ही कार्बन का यहाँ पे 12.01 ले लेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1.008 होगा इंटू 4 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.01 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.032 हो गया ये। ठीक है, इसको ऐड कर लिया तो दिस विल बी 16.0। ठीक है, ये 0 आ गया 42 AMU। तो ये इनके मॉलिक्यूलर मासेस हो गए। इन कंपाउंड्स के जितने भी एटम्स हैं सबके मास को जोड़ के मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया जाता है एंड यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन का 1.008 लिया हमने, कार्बन का 12.01 लिया और हाइड्रोजन का 1.008 लिया ये। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 लिया है। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर मास निकल आया इन तीनों कंपाउंड का। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब ये सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4 का मास निकाल लेते हैं। 2 × 23 सोडियम का हो गया, सल्फ़र का 32 हो गया, 16 4 64 ऑक्सीजन का हो गया। तो ये 46 हो गया, ये 32 हो गया और ये 64 हो गया। तो इसका सम कर लेते हैं एंड दिस विल बी 12 का 2 कैरी 1 142 इज इक्वल टू 142। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालना है सोडियम सल्फेट में, तो हम निकाल लेते हैं। कैलकुलेट करना है सोडियम सल्फेट में Na2SO4 में सबका। तो Na2SO4 में मास परसेंट ऑफ सोडियम इन Na2SO4। सोडियम 2 एटम्स हैं तो मास ऑफ एलिमेंट 2 × 23 हो जाएगा अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड सोडियम सल्फेट। कितना है सोडियम सल्फेट का 142 × 100 करेंगे। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम निकाल के दे देते हैं। 32.39 आती है परसेंट। ठीक, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हाँ वैल्यू निकल आएगी। 32.39% आएगा फॉर सोडियम। अब मास परसेंट ऑफ सोडियम के बाद हम किसका निकाल लेते हैं, सल्फ़र का, ऑफ सल्फ़र इन Na2SO4। तो मास हमको दिया हुआ है, मास ऑफ एलिमेंट 32 हो गया सल्फ़र के केस में, अपॉन 142 × 100 कर लेंगे। 32 × अपॉन 142 × 100। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका मास निकल के आएगा 22.54%। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है,
इज इट ओके? सल्फ़र का 32 ग्राम सल्फ़र है और सोडियम सल्फेट का मास 142 ग्राम है, इंटू 100 कर देंगे तो ये मास परसेंट सल्फ़र का आ गया। अब बचा कौन सा है हमारा? बचा है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाले को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में ऑक्सीजन 4 है तो मास कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 और टोटल मास कितना है 142 इंटू 100 ले लेंगे, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45.07%। ओके जी, तो इस तरह से हमने तीनों का निकाल लिया, ऑक्सीजन का निकल आया, सोडियम का निकल आया, सल्फ़र का, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, इसको मिटा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, हटा देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने सबकी रेशियो निकाल ली थी परसेंटेज बाई मास। उनके सबके परसेंटेज बाई मास अगर जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग ने निकाला था 32 पॉइंट कितना निकाला था 32.39, ठीक है। ये तो सोडियम का निकाल लिया था और 22.54 हमने सल्फ़र का निकाल लिया था और 45.07 हमने ऑक्सीजन का निकाला था, ठीक है। ये सोडियम का था, ये सल्फ़र का था और ये ऑक्सीजन का था। इनको सबको जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 11 13 कैरी 1 2 तो 0 कैरी 2 तो ये हो गया 7 1 0 कैरी 1 100, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल दी परसेंटेजेस ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 100 चेक करने के लिए है, जो उसके अंदर सोडियम सल्फेट की परसेंटेज बाई मास निकालना था हर एलिमेंट का। तो ये आया था सोडियम का इतना परसेंट, सल्फ़र का इतना, ऑक्सीजन का इतना, तो टोटल 100% आ जाएगा। चेक करने के लिए है कि आंसर सही निकला है। एनीवे, अब ये थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है डिटर्मिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाई मास। तो इसके अंदर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम क्या ले लेंगे, एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट हमारा पहला आयरन है और दूसरा वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। परसेंटेज ले लेते हैं, परसेंटेज इसका 69.9 है, इसका 30.1% है। और एटॉमिक मासेस ले लेते हैं, आयरन का 55.85 ले लेते हैं, अगर और कुछ दिया है 56 दिया हो तो वो ले लेंगे, नहीं तो 55.85। एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। तो रेशियो ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स कह दो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एलिमेंट का मोल्स निकालना है तो 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। और 30.1 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 1.88 आएगा। ओके, मैंने निकाला हुआ है, आप निकाल लेना। ओके, अब रेशियो ऑफ मोल्स लेंगे, रेशियो ऑफ मोल्स तो 1.25 जो छोटा है उसी से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ गया। 1.88 को 1.25 से करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा। अब ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, तो एम्पिरिकल फार्मूला इज़ द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड। तो होल नंबर रेशियो करने के लिए इसको 2 से कर देंगे तो 3 हो जाएगा, इसको 2 से कर दें तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, ठीक है। इसको 2 से करा और इसको भी, क्योंकि इसको होल नंबर में लाना है, 1.5 को मिनिमम 2 से कर दो तो 3 हो जाएगा। तो ये रेशियो हो गया। तो एम्पेरिकल फार्मूला विल बी, एम्पिरिकल फार्मूला इज़ Fe2O3, ठीक है। ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। तो उन्होंने कहा था डिटर्मिन दिस और ये हमने निकाल दिया। ओके, क्लियर है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन और जो दिया है वो भी इसी फॉर्म का है। 1.8 क्वेश्चन नंबर 1.8 जो है ना, क्वेश्चन 1.8 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 1 तो चैप्टर है, क्वेश्चन 8 जो है सेम है, उसमें भी यही चीज़ निकालना है। उसमें भी इन्होंने क्या दे रखा है कि परसेंटेज आयरन की दे रखी है और ऑक्सीजन की दे रखी है, वो इतनी परसेंटेज दे रखी है, तो सेम चीज़ है, सेम एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, उसी पैटर्न पे 8th क्वेश्चन है,
सेम वैल्यूज़ दी हुई हैं। ओके, इसको हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया और मैंने ये भी बताया थर्ड क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि 8th क्वेश्चन में खाली कह रहा है कि फाइंड दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और रेशियो वही दी हुई है कि आयरन जो है 69.9% है, ऑक्सीजन 30.1 है। और जो थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा था कि फाइंड दी एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो थर्ड एंड 8th क्वेश्चन सेम है एनसीईआरटी के। एनीवे, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन फोर्थ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर। कार्बन को एयर में बर्न कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, 1 मोल कार्बन है, ये 1 मोल है अगर, तो 1 मोल CO2 बनेगा। अब जब 1 मोल ये CO2 बन रहा है तो अमाउंट इसका निकाल लें, तो 1 मोल CO2 का मास कितना होगा 44। देयरफॉर 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड विच इज़ इक्वल टू 44 ग्राम। ठीक है, कार्बन का 12 होता है मास, ऑक्सीजन का 16 2 32, तो 44 हो गया। ठीक है, अगर ग्राम में लोगे तो 44 ग्राम हो जाएगा। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड। अब पार्ट 2 इसका देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम है। अभी क्या है कि जब ये 1 मोल होता है तो ऑक्सीजन 16 2 32 ग्राम होता है। अगर ये 16 ग्राम ले लोगे तो इसका आधा ही तो रिएक्ट करेगा। कार्बन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। इन दिस केस कार्बन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, कम पड़ जाएगा कार्बन, क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन से 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन से 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है। तो 16 ग्राम से कितना करेगा 6 ग्राम, आधा ही तो करेगा इसका। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन हो गया तो 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम बनता है। तो जब 6 ग्राम कार्बन होगा तो ओनली 22 ग्राम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे व्हेन 16 ग्राम ऑफ O2 इज टेकन देन कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि कार्बन एक ही मोल लेना है, कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सॉरी, ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। 16 ग्राम ले रहे हैं, ये 1 मोल ये रहे ना, 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कम पड़ेगा। 1 मोल से 32 ग्राम चाहिए, तो 16 ग्राम तो आधा ही करेगा रिएक्ट। तो आप लिखेंगे व्हेन 16 ग्राम ऑफ O2 इज टेकन देन ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, देयरफॉर 16 ग्राम, देयरफॉर आप कहोगे 32 से 44 होता है, तो 16 से लिमिटिंग रिएजेंट से निकाला जाएगा 16 ग्राम CO2 से कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन में कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो हमने यहाँ पे बता दिया व्हेन 16 ग्राम ऑफ O2 इज टेकन देन O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि कम पड़ जाएगा। 1 मोल के लिए हमें 32 चाहिए, आपने खाली 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसको फर्दर सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं हम। 16 ग्राम और आप लिखोगे 32 ग्राम O2 प्रोड्यूसेस 44 ग्राम CO2, therefore 1 ग्राम O2 will produce 144 upon 32 ग्राम of CO2, therefore 16 ग्राम O2 will produce 44 upon 32 into 16, ये आधा हो गया, तो ओनली 22 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। इसमें आप बात समझ लीजिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, 1 मोल कार्बन दिया है, तो 16 ग्राम से पूरा 1 मोल कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1 मोल के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा। 1 मोल कार्बन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन पूरा उसको जला नहीं पाएगा। तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट से निकालेंगे कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो हम कहेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम CO2, तो 1 ग्राम से इतना होगा, तो 16 ग्राम से कितना होगा 22 ग्राम ऑफ CO2। तो आंसर विल बी ओनली 22 ग्राम ऑफ CO2। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 moles ऑफ कार्बन आर बर्नट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। इसमें भी वही बात है, ऑक्सीजन आपको 16 ग्राम दिया है, कार्बन दे दिए 2 moles। जब ऑक्सीजन कम दिया है तो पूरा तो कार्बन जलेगा नहीं, क्योंकि 1 मोल के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और आपने खाली ऑक्सीजन दिया है 16 ग्राम, तो क्या होगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसी से निकाल लेंगे, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट because it will be exhausted in the reaction। क्योंकि जब हम रिएक्ट कराएंगे, हमें तो मालूम है 1 मोल कार्बन के लिए 32 चाहिए, अब 2 मोल कार्बन दे रहे हैं, 2 मोल कार्बन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से तो 2 मोल कार्बन पूरी जलना ही नहीं है। जब एक ही नहीं जल पाए तो 2 क्या चलेगा? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इससे से निकाल लेंगे। हम कहेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ पे कर देता हूँ, 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लिमिटिंग रिएजेंट से निकालेंगे, ठीक है। 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, therefore 1 gram O2 will produce 44 upon 32 gram of CO2, therefore 16 gram of O2 will produce 44 upon 32 into 16 is equal to 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, इसमें भी 22 ग्राम CO2 बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। जो कम पड़ जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, उसी से निकालते हैं फाइनल प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि दूसरा वाला तो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हटा देते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर 5th क्वेश्चन करते हैं। ओके, 5th क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज़ 82.0245 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितना सोडियम एसीटेट हमें चाहिए होगा 500 मिलीलीटर सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी हो 0.35 मोलर। तो इसको हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। अगर मास ऑफ सोल्यूट को हम WB मान लें और मोलर मास को कैपिटल MB मान लें और वॉल्यूम सॉल्यूशन का V मान लें मिलीलीटर में और 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपने आप लीटर हो जाएगा। तो M इज़ इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V, ये फॉर्मूला लग गया। अब हमें निकालना क्या है? मास ऑफ सोडियम एसीटेट, इसको WB निकालना है। तो WB इज़ इक्वल टू MB इंटू कैपिटल M इंटू V अपॉन 1000। ये रह गया, ये दोनों इधर आ गए और 1000 नीचे आ गया। तो मोलर मास हमको दिया हुआ है 82.0245 इंटू, ये तो मोलर मास हो गया। मोलैरिटी भी हमें दी हुई है 0.375 इंटू वॉल्यूम 500 है ml में डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, अब जब ये दोनों तो कट गए, ये तो 2 हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आएगा 15.380 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में लगा देंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया WB अपॉन MB, या इधर से समझ लो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर में कितना डिजॉल्व है, नंबर ऑफ मोल्स, ये देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, मास को अगर WB मान लें, इसको मोलर मास को MB मान लें, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में ले लें, 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला बन गया। WB निकालना है, MB हमें दिया हुआ है 82.25, मोलैरिटी हमें दी हुई है 0.375, वॉल्यूम हमें दिया है सॉल्यूशन का 500 ml, इसको कर दिया डिवाइड, तो आंसर विल बी 15.380 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस सॉल्यूशन। ओके, हटा दें इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन देखते हैं।
Calculate the concentration of HNO3 in moles per liter in a sample which has density 1.41 gram per milliliter and the mass percent of HNO3 is 69. 69% कह रहा है तो 69 ग्राम HNO3 हो गया, ठीक है। और सॉल्यूशन जो है हमारे को HNO3 का है तो 69 ग्राम तो HNO3 हो गया, बचा हुआ परसेंट में दे रहा है ना, तो बचा हुआ पानी होगा तो 31 ग्राम वाटर हो गया, 31 ग्राम वाटर हो गया, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। जब आपको परसेंटेज दिया हो तो आप समझ जाओ कि सोल्यूट उतना हो गया, बचा हुआ जो है वो सॉल्वेंट है। तो ये इसको WB मान लें, मास ऑफ सोल्यूट हो गया। अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर ले लो, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी निकालनी है। WB हमें मालूम है, ये रहा। मोलर मास HNO3 का निकाल लेते हैं। HNO3 में H का 1 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 3 48 हो गया, ये 48 हो गया, ये 14 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये जोड़ लेंगे 63 हो जाएगा। तो मोलर मास निकल आया। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम दिया नहीं है, डेंसिटी से निकलेगा। तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का इन मिलीलीटर, तो डेंसिटी हमें दे रखी है 1.41 और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम है 100 है, यहाँ 100 ले लीजिए और वॉल्यूम इन मिलीलीटर निकाला के आ जाएगा यहाँ पे, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर क्या हो जाएगा, ठीक है, 100 अपॉन 1.41। इसको यहीं पे रख देते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि फर्दर हमें ज़रूरत पड़ी, तो इसको एज इट इज़ रख देंगे। WB इसमें रख देते हैं, 69 ग्राम है सोल्यूट का, 1000 है ये ऊपर। मोलर मास HNO3 का हमने 63 निकाल लिया है और ये 100 अपॉन 1.41 ले लेते हैं, वॉल्यूम इतना आ गया 69 अपॉन 63 इंटू 1000 ऊपर है, 100 नीचे रहेगा और 1.41 ऊपर चला गया, ठीक है। इस चीज़ को हटा दें। HNO3 का मास 63 हमने निकाल लिया, मोलर मास, ठीक है। तो ये दोनों जीरो तो हट जाएंगे इसके साथ, तो 69 इंटू 14.1 अपॉन 63, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 15.44 मोलर आ जाएगा, या मोल्स पर लीटर भी कहते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया। आपको मोलैरिटी निकालनी थी, मास ऑफ सोल्यूट पता चल गया 69 ग्राम, 69% HNO3 तो 69 ग्राम सोल्यूट हो गया। मोलर मास HNO3 का हमने निकाल लिया, H का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 3 48, तो 63 इसका मास निकल आया, 1000 था ऊपर। वॉल्यूम मिलीलीटर में निकालना था, तो डेंसिटी दी है, मास ऑफ सोल्यूशन 100 है, वॉल्यूम निकल आएगा 100 अपॉन 1.41, इसको वैल्यू में रख दिया, तो यह आंसर निकल के आ जाएगा 15.44 मोलर हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 विल बी 15.44 मोल्स पर लीटर। ओके, हटा दें ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है फॉर्मूले में रख के। स्टूडेंट 7th क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर का मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। सल्फ़र का 32 होगा, ऑक्सीजन का 16 लेते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का मास निकाल लेते हैं, ये 63.5 हो गया, सल्फ़र का 32 हो गया और ये 16 4 64 हो गया, ठीक है। इसको सबको जोड़ लेते हैं, तो 63.5 32 एंड 64, तो 5 और ये हो गया 9 और 12 एंड 15 159.5 ग्राम। तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ इक्वल टू 159.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हम कहेंगे 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल कॉपर इज़ इक्वल टू 63.5 ग्राम कॉपर। इतने में से 1 मोल कॉपर निकल सकता है, तो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा, तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना मिलेगा कॉपर, 63.5 अपॉन 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर विल बी ऑब्टेन्ड,
हमें चाहिए 100 ग्राम में। हाउ मच कॉपर विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट? तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना मिलेगा? 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 39.81 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। ये आपको डिवाइड करके निकल आएगा, आप कर लीजिएगा, मैंने कल रखा है इसलिए निकाल दिया। ओके, इस तरह से करते हैं। पहले देख लिया कि उसका मास कितना है। कॉपर सल्फेट का मास 159 है। 159 में 63.5 ग्राम कॉपर है, तो 1 ग्राम में इतना हुआ, तो 100 में कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 100। तो 39.81 ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ टेकन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इस तरह से करके क्वेश्चन समझा दिया है। अब आप कमेंट बॉक्स में आपको केवल एक पॉइंट लिखना है कि मोलैरिटी के किस फॉर्म में हम लिखा जा सकता है। मोलैरिटी के यूनिट मैंने बताए हैं इसमें। मोलैरिटी को आप डायरेक्ट यूँ मान के चलो कि मोलैरिटी के यूनिट्स लिख दीजिएगा। व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी? कैपिटल एम, एक होता है स्मॉल एम मोलैरिटी, ठीक है, और ये मोलैरिटी। तो आप दोनों के यूनिट्स, कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों के यूनिट्स लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ओके, मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अच्छी लगे तो और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।